हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठंडी अपने चरम पर है, हाँ, और फिर भी पढ़ाई करना है। हेलो। देखिए, इसी बीच में कॉल आ गया था तो पूरी तरीके से बात हो नहीं पाई। अब बात फिर से हो जाए, क्या करना है ना। चलिएगा। तो हम लोग ज्योग्राफी सेशन को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग नदी टॉपिक को पढ़ रहे थे ना, अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास जो है सभी ऑल वर्ल्ड बच्चे के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, जो मेंस इस बार लिखने वाले हैं, और इसके साथ जो आरओ में भी मेंस होने वाला है, आपदा प्रबंधन टॉपिक जो होगा, तो भी यहाँ से काफ़ी उनका कवर हो जाएगा। तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास काफ़ी ही बढ़िया होगा। आइए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग कल पढ़े थे अपवाह तंत्र के। क्या हम लोग पढ़े थे कि भैया कि जो द्रोणी होती है, नदी द्रोणी, यहाँ तक की बातें हमने शायद कंप्लीट कर लिया था। तो हमने बताया था, एक तो दीर्घ नदी द्रोणी होती है, एक मध्यम होती है, और एक क्या होती है, लघु। इन सभी के बारे में चर्चा हमने कर लिया था। आज जो हमको पढ़ना है, अपवाह तंत्र के प्रकार को पढ़ना है। किसको पढ़ना भैया? अपवाह तंत्र के प्रकार को। तो हेडिंग बनाएंगे, अपवाह तंत्र के प्रकार। देखिएगा, अपवाह तंत्र के प्रकार को पढ़ना बच्चे, सबसे बड़ी बात है। तो अपवाह प्रणाली को दो रूपों में बांटा गया बेटा। अपवाह प्रणाली को क्या किया गया है? अपवाह प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। तो अगर आपसे कहा जाए तो अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया बच्चे? दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन बेटा है? एक तो चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। दूसरा होता है बच्चे अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली, ठीक है। तो आप देखेंगे तो क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली तथा अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली के रूप में इसे क्या किया बेटा, बांटा गया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? सीक्वेंस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और इनको अगर देखा जाए तो जो ये हमारा है, ये बच्चे हमारे पास है क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। तो इनको बेटा ध्यान दें, ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली सरिताओं को क्रमबद्ध कहते हैं। अगर देखा जाए जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है नदियां, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो क्या लिख सकते हैं बच्चे इसके बारे में? इसमें लिख सकते हैं ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली सरिताओं को क्रमबद्ध अपवाह कहते हैं। अपवाह
प्रणाली कहते हैं। देखा जाए तो ढालों के अनुरूप जो प्रवाहित होती है, जैसे जैसे स्लोप है उधर से नदियाँ जाएंगी, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रमबद्ध ना। और ये देखा जाए तो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बच्चे, मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती है बच्चे? एक को बोलते हैं बेटा अनुवर्ती, अनुवर्ती सरिता, सरिता मतलब सोचते हैं ना नदी। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलो क्या होता है, परवर्ती, परवर्ती सरिता, सरिता। और तीसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रति अनुवर्ती। ये सारा कुछ आपको एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा बेटा, सरिता। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं नवानुवर्ती सरिता। तो समझिएगा ये क्रमबद्ध अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, हो गया। जल्दी नोट डाउन करें आप लोग। चले देखिए, अगर आपको बताऊं कि नदियों को जिसे देखना हो तो किसको कौन सी नदियां क्या कहते हैं, अनुवर्ती सरिता किसे कहते हैं, परवर्ती सरिता किसे कहते हैं, प्रति अनुवर्ती सरिता किसे कहते हैं, नवानु सरिता किसे कहते हैं, जरा इस बात को ये सोचे। देखिए बच्चे, जैसे अगर हम लोग क्या किए बच्चे, एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक हमने क्या किया बेटा, डायग्राम बनाया। और इस डायग्राम को थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर ले। ये बेटा क्या है, इसका स्लोप है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक नदी है जो इस तरीके से ये क्या हो रही है बेटा, ये बह रही है। ये मान लो बच्चे क्या है, ये मुख्य नदी है। कौन सी नदी है बेटा, हमारे पास ये मान के चलो कि हमारे पास ये क्या है, जो मेन रिवर है, तो इसी को बोलते हैं ना, जो मेन रिवर है। अब इसी मेन रिवर को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इस वाले को इसे बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। अब इसे कंसिक्वेंट रिवर मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, अनुवर्ती नदी। क्या बोलते हैं इसी को हिंदी में, अनुवर्ती सरिता। इसको क्या बोलते हैं, अनुवर्ती सरिता। अब इस नदियों में आके जैसे देखिए डायग्राम तो दोनों तरफ से मिल सकते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारी नदियां इसमें आके मिल सकती हैं। इसमें जो नदियां आके मिलेंगी तो ऐसी मिलती रहेंगी। हाँ।
देखिएगा, अब यहाँ से बच्चे क्या हुई, एक नदी इधर से आई, तो जो नदी ये आ रही है ना, जो नदी ये वाली है, ये वाली नदी बेटा है, इसको जो नदी है, इस वाली नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर, इसको बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर। और सबसिक्वेंट का मतलब क्या होगा बच्चे, सबसिक्वेंट मतलब होता है परिवर्ती नदी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परिवर्ती नदी। तो कहने वाला जो नदी आके इधर इससे मुख्य नदी से मिल रही है, ये नदी क्या हो रही है, इससे आके क्या हो रही है, मिल रही है ना, तो जब मुख्य नदी जो आके मिल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती नदी, क्या बोलेंगे, परिवर्ती। अब इसी में एक नदी बच्चे इधर से आके मिल जा रही है इसमें वाले में, अब एक नदी बेटा इधर से आके मिल जा रही है इसमें, तो एक नदी जैसे ये तो मुख्य नदी थी, ये मुख्य नदी थी, अब मुख्य नदी के अपोजिट जाके मिल रही, नहीं मिल रही है, मतलब ये मेन नदी से अगर देखेंगे तो कहाँ जा रही है, अपोजिट, अपोजिट जा रही है, किसमें मिल रही है, परवर्ती नदी में, परवर्ती नदी से फिर इसमें मिलकर कहाँ आ रही है, फिर ये इधर ही आ रही है। अगर इसके जल स्तर को देखेंगे तो यह नदी यहाँ से यहाँ गई और इसमें मिले, और ये इसके पानी आया, फिर ये इधर ही पानी, क्योंकि इसका पानी कहाँ आ रहा है बच्चे, इधर तो आ रहा है, ढाल की तरफ ही आ रहा है, और जो ढाल की तरफ आ रहा है उसे अनुवर्ती नदी कहा, जो इधर से आके मिल रही है उसे क्या क्या, सब्सिक्वेंट रिवर का। अब जैसे देखो ये भी इधर जाके मिल रही है, अब ये भी इधर जाके मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्ती नदी। और जो इधर से जा रही होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम जो बोलेंगे इधर से जो आती है उसे बोलते हैं ऑप्सो, इसका वाला नाम क्या है बेटा, सबसिक्वेंट रिवर। अगर इसके हिंदी में नाम बेटा अगर कहना चाहेंगे तो इसे बोलते हैं क्या, प्रति अनुवर्ती नदी, क्या बोलते हैं, प्रति अनुवर्ती नदी। और जो इस साइड से आ रही है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिस, रिसिक्वेंट रिवर। और हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, नवानुवर्ती, क्या बोलते हैं, नदी। बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से नदियों को कुल कितने भागों में बांटा गया, 4 में ना, तो जरा से इनके बारे में सेंटेंस बाय सेंटेंस लिख लीजिए फटाफट। हाँ, इस डायग्राम को बना लीजिए तेजी से। हो गया, चलिए तो सबसे पहले डालेंगे अनुवर्ती सरिता या अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती सरिता, अनुवर्ती सरिता, रिसिक्वेंट रिवर होता है सो लिखेंगे, अनुवर्ती, हाँ अनुवर्ती सरिता,
अनुवर्ती सरिता। यहाँ से देखिए प्री में भी क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में भी तो बनेगा ही बनेगा। अब मेंस में जब आप लिखते हैं इस तरीके से डायग्राम फ्लो चार्ट अपना बना देते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है उत्तर। लिखेंगे नदियाँ 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 जो स्थलाकृति ढाल का नदियाँ जो स्थलाकृति ढाल का अनुसरण करती हैं अनुसरण करती है अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं जैसे नदियाँ कहते हैं जैसे कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी मतलब हाँ मतलब ये भी ये ऐसी होती है कि जो स्लोप के आधार पर बहती चली जाती है। ठीक है, अगला डालेंगे, दूसरा डालेंगे सबसिक्वेंट रिवर्स परवर्ती नदियाँ सरिता। परवर्ती सरिता लिखेंगे अनुवर्ती की सहायक नदियाँ अनुवर्ती की सहायक नदियाँ जो लगभग समकोण पे काटती हैं। अनुवर्ती की सहायक नदियाँ जो लगभग समकोण पर काटती हैं ये मिलती हैं उन्हें परवर्ती सरिता कहते हैं। परवर्ती सरिता कहते हैं। जैसे देखिएगा अगर इस नदी की बात करेंगे तो नदी ही तो आ रही है ना, तो इसको क्या करें यही कट रही है तो क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये लगभग किस पे मिलती है, जब मिलती है तो इसके बीच का जब एंगल देखेंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, चंबल हो गया। चंबल देखेंगे किसे मिलती है चंबल, बताइए। यमुना की सहायक नदी है ना चंबल। चंबल केन बेतवा सोन सोन तो किससे मिलती है, गंगा से ना। अब बाकी ये चंबल केन बेतवा जो है तीनों किससे मिलती है, यमुना से। यमुना जाके किससे मिलती है, गंगा से। ठीक है, तीसरा डालेंगे प्रति अनुवर्ती नदियाँ सरिता। प्रति अनुवर्ती सरिता लिखेंगे मुख्य अनुवर्ती नदी के दिशा के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी जो परवर्ती नदियों को समकोण पर काटती हैं। जो परवर्ती नदियों को समकोण पर काटती हैं, जो परवर्ती नदियों को समकोण पर काटती हैं उन्हें प्रति अनुवर्ती नदी कहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए ये नदी यहाँ से चली तो इसके देखिए ये तो मेन नदी है, अब मेन नदी की क्या चल रही है, विपरीत चल रही है। अब विपरीत चल रही है तो ये जाके किसमें मिल रही है, परवर्ती नदियों में। परवर्ती नदियों को जहाँ काट रही है किसमें काट रही है, समकोण पे। तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अनुवर्ती नदी। ठीक है, चौथा डालेंगे नवानुवर्ती नदी। चौथा डालेंगे नवानुवर्ती नदी। नवानुवर्ती नदी नवानुवर्ती नदी। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में ढाल के अनुरूप तथा मुख्य अनुवर्ती नदी के प्रवाह
ढाल के अनुरूप तथा मुख्य अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में ढाल के अनुरूप तथा मुख्य अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है। अब देखा जाए जरा सा इस नदी के बारे में देखेंगे तो ये नदी क्या हो रही है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये क्या हो रही है, जो मुख्य नदी है उसी समांतर प्रवाहित हो रही है, उसी समांतर प्रवाहित हो रही है और कैसा भी चल रही है, स्लोप में ही चल रही है। जैसे ये स्लोप में जाती है, ये भी ढाल में तरफ बढ़ रही है, फिर आगे चलकर ये भी परिवर्ती नदियों में क्या होती है, समकोण पे दूसरे को काट देती है। ठीक है, तो ये था बेटा। अब डालेंगे, अब अभी ये जो चारों प्रकार था किसका था, क्रमबद्ध का था। किसका था बच्चे, क्रमबद्ध था। अब आप लोग डालेंगे जो अगला बताया बेटा, क्या बताया हूँ, अब डालेंगे हेडिंग आप लोग, अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली, अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। ठीक, चलिए, अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली। ठीक है, लिखेंगे जरा से इसके बारे में, इस से लिखेंगे बेटा, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इनसिक्वेंस ड्रेनेज सिस्टम लिखेंगे। जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के, जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल तथा, जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल तथा तथा भूवैज्ञानिक संरचना के, भूवैज्ञानिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं, आर पार प्रवाहित होती हैं, उन्हें अक्रमबद्ध नदी कहा जाता है। प्रवाहित होती हैं, उन्हें अक्रमबद्ध नदी कहा जाता है। इन्हें दो प्रकार, इनके भी दो प्रकार होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहले डालेंगे पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली, इसके बारे में पहले लिख लेंगे। पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज DRAINAGE ड्रेनेज सिस्टम लिखेंगे। ऐसे प्रवाह पर
ऐसे प्रवाह पर भूपटल तथा संरचना के उत्थान का भूपटल तथा संरचना के उत्थान का ऐसे प्रवाह पर भूपटल तथा संरचना के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब नदी के मार्ग में उत्थान होता है तो वह उसे काट कर अपने अपवाह मार्ग का अनुसरण करती है। इसे पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहते हैं। जरा सा ये दोनों बातों को जरा समझते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहली बात, अक्रमबद्ध अप्रवाह प्रणाली होता क्या है ना। जैसे बच्चे मान लो ये हमारे पास कोई एक संरचना है, एक संरचना टाइप है। तो इस संरचना में अगर इसको सीधा सीधा ऐसे बना लो, चलो इसको ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। अब बेटा ये कोई भूखंड है, राइट। अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि बच्चे अब इसके ऊपर से ये देखा जाए तो मान लीजिए कि ये हमारे पास है, ये मान लो हिमालय है। क्या बच्चे हैं? हिमालय है। तो ये जो संरचना है, ये संरचना है ना, पर इस पे क्या हुआ? ग्लेशियर का जमा हुआ। इस पे क्या हुआ? ग्लेशियर का जमा हुआ। और ग्लेशियर के जमा होने से इस पे जब ग्लेशियर जम गए, ग्लेशियर जमने से ये क्या होगी, यहाँ से मान लो नदियाँ, इधर ग्लेशियर जम गया, पूरा ये ग्लेशियर जमा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से नदियाँ निकली, अब यह नदियाँ क्या करी, यहाँ पे इसे क्या की, काट दी। और अगर इसके बीच में कोई कुछ पड़ता है तो उसे काट के अपने मार्ग में क्या करती है, अनुसरण कर देती है। तो मतलब पहली बात, ये पहली संरचना थी, पर इसे क्या किया, इसने क्या किया बेटा, काट दिया। क्या किया? काट दिया। तो मान लो ये हिमालय निर्माण था, अब ये कौन होगी, मान लो सिंधु नदी हो गई। कौन सी हो गई? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या की, हिमालय को काट दी, नहीं काटती। और इसी काटने के हिसाब से हमने आपको बताया था हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, समझ रहे हैं। पर जरा समझिएगा एक बात और यहीं पर, जैसे इस डायग्राम को, जैसे मान लो बच्चे ये बच्चे हैं, अब मान लो बेटा कि ये हमारा पूरा किसका रीजन है, हिमालय रीजन है। किसका रीजन है? हिमालय रीजन है। अब इस हिमालय रीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ से नदियाँ ये आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेटा जब ये नदियाँ आ रही हैं तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से आ रही तो यहाँ की मिट्टी को जान लो कि यहाँ भी इनका क्या हो रहा है, हिमालय का क्या हो रहा है, ये उत्थान हो रहा है। क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति हमेशा क्या हो रही है, हिमालय क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब बढ़ रही है तो यहाँ पर जो होगी, जब पानी यहाँ पे आएगा तो इस वाले हिस्से को क्या करेगा, कटाव कर देगा, नहीं कर देगा। जब नदियाँ यहाँ से पानी जब ये पिघलेगा, पिघल कर जल स्तर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ के खंडों को क्या करेगी, यहाँ के क्या करेगी बच्चे, तो इनको क्या करेगी, ये काट देगी। और काट देगी तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, गड्ढे नुमा हो जाएगा। ये संरचना कैसी हो जाएगी, गड्ढे नुमा, ठीक है ना। जब यहाँ से नदी आई तो इस स्थल को क्या करेगी, जहाँ पे हिमालय के नीचे मुहाना वाला एरिया होगा, वहाँ पे इस एरिया को क्या करेगी, काट देगी। कह सकते हो यहाँ से जो चट्टानी टुकड़े होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, क्या मिलेंगे बेटा, चट्टानी टुकड़े। और जो चट्टानी टुकड़े होंगे ये क्या होंगे, नदियों द्वारा क्या होंगे, टूट गए होंगे। तो टूटने के कारण इनका क्या होगा, ये लुढ़क कर क्या होंगे, लुढ़केंगे। ये भाई क्या होगी, इनकी रोलिंग होगी, लुढ़केगा। और लुढ़केगा तो इसके बाद इनका क्या होगा बेटा, घर्षण हो जाएगा। अब इनका घर्षण होगा धीरे धीरे इनका क्या हो जाएगा बेटा, कटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटाव। और कटाव होकर ये नीचे की तरफ क्या होगी, और धंस जाएगी। तो जब और धंस जाएगी, कटते कटते और नीचे चली जाएगी, तो ये बेटा किसकी संरचना लेगी, ये एकदम खाई ले लेगी। और जब यही खाई बन जाती है तो इसी खाई को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, गार्ज। क्या कहते हैं, गॉर्ज। तो देखिएगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाती है बेटा।
गहरा गार्ज। तो वास्तव में गार्ज होता क्या है, जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती हैं, जब नीचे उतरती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ की स्थलाकृतियों को क्या करती है, काट देती हैं। वहाँ की स्थलाकृतियों को जब काट देंगी तो नदियों के पानी के बहाव के कारण जो टुकड़े होंगे वो लुढ़कते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उनका घर्षण धीरे धीरे होकर सॉइल ग्रुप में तब्दील होते रहते हैं। और यहाँ पे लगातार जब जैसे यहाँ किस्सा काट के मान लो निकाल दिया, तब जो अगली पानी जो आएगा, जलधारा आएगी, तब यहाँ की जो निचली चट्टानें होंगी उनको काटने की कोशिश करेगी। ऐसे जब ये कट कर ये फिर बह जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो फिर ये क्या करेगी, इसके निचले हिस्से को काटना चालू करेगी। तो ऐसे काटते काटते ये क्या करती है, एक बड़ी खाई का निर्माण कर देती है। और ये जो बड़ी खाई बनती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं गार्ज बोलते हैं। और देखेंगे तो ये बहुत क्या करेगी भी। और पहली बात तो जो आकार बनाएगी, कैसे बनाएगी बेटा, वी वैली। कैसे बनाएगी, वी वैली शेप का बनाएगी बेटा। ये वो तो जो एक्चुअली हो तो पानी क्या करेगा, डायरेक्ट गिरा तो वहां जो गड्ढा बन गया तो उसे एक्चुअली बोलते हैं। ये क्या हो रही, नदियां स्लोप पर से आ रही है और ये मैदानी वाली एरिया में है, चट्टानी वाली एरिया में है। और चट्टानी वाली एरिया नीचे जो परतें पाई जा रही है उसको क्या करे, काट रही है। तो वहां जो गड्ढा संरचना निर्माण कर दे रही है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, खाई कहते हैं। और सबसे बड़ा गार्ज कौन बनाता है, सिंधु, विश्व की सबसे बड़ी गार्ज, 5200 मीटर गहरा गार्ज। ठीक है, तो बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए, तो ये कैसे इस तरीके से काटती है, तो इसी को बोलते हैं बेटा अक्रमबद्ध। ठीक है, दूसरा डालेंगे, इसका दो प्रकार होते हैं ना बेटा। दूसरा डालेंगे अध्यारोपित, इसको चाहे तो बना के रख सकते हैं, नहीं तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बहुत जरूरी होता है। डालेंगे अध्यारोपित। आज बस सेंटेंस लिखने की बात होगी, बाकी कल से सारे कुछ फ्लो चार्ट ही चलेंगे, डायग्राम चलेंगे, क्योंकि थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से इसे थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आपको बस रिवीजन करने की जरूरत रहेगी। अब लिखेंगे, अब डालेंगे अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। ठीक, अपवाह प्रणाली जरा सा लिखेंगे। जब किसी भू आकृति प्रदेश में, जब किसी भू आकृति प्रदेश में, जब किसी भू आकृति प्रदेश में धरातली संरचना, धरातली संरचना, धरातली संरचना अधा स्थल की संरचना से भिन्न होती है। आधा स्थल, इस तरीके से आधा स्थल की संरचना से भिन्न होती है, भिन्न होता है, तो इस प्रकार की प्रणाली का विकास होता है। तो इस प्रकार की प्रणाली का विकास होता है। नदी पहले, नदी पहले ऊपरी परत, ऊपरी परत क्वेश्चन में लिख सकते हैं मुलायम चट्टान, मुलायम चट्टान, चट्टान कोष्ठबंध को काटती है तथा जैसे ही, जैसे ही निचली संरचना मिलती है, जैसे ही निचली संरचना मिलती है, निचली संरचना मिलती है, मिलती है, तो अपर्दन का कार्य, तो अपर्दन के कार्य
में परिवर्तन आ जाता है। तो अपरदन के कार्य में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अमेरिका की कनेक्टिंग रिवर, अमेरिका की कनेक्टिंग रिवर, हडसन रिवर, हडसन रिवर, हडसन रिवर, चंबल, 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 स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी, बनास। बनास नदी, ठीक है। अब देखिए जरा सी इस बात को कहना क्या चाहता है बच्चे, जरा सी इसको समझिए। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई स्थलाकृतियां है बेटा, ये हमारे पास है ना, एक है बेटा। अब क्या हो रहा है, ये मान लो पर्वतीय भाग है, ये इसका क्या बच्चे है, ये मान लो इसका क्या है, ये इसका पर्वतीय भाग है। अब इसी वाले क्षेत्र से ये बेटा हमारे पास नदियां आ रही है, राइट, ये नदी आ रही है। तो जब नदियां आएगी तो जाहिर सी बात है, नदियां जब आएगी तो ऊपर वाला भाग जो होगा कैसा होगा बेटा, मुलायम होगा। कैसा होगा, मुलायम होगा। तो इन हिस्सों को क्या करेगी, काट देगी, काट देगी। तो ऑलरेडी यहाँ तो घाटी है कि नहीं है, अब जैसा सेब काटेगी वैसा घाटी बनेगी, घाटी तो है। पर इसके बाद जब यहाँ से ये काट दी है इस नदी को, पर यह क्या हुआ कि इसके बाद अब जो नीचे, अब इसके ऊपर जो चट्टानें थी, कैसी चट्टानें थी, अगर यहाँ चट्टानी बात करेंगे तो कह सकते हैं जो चट्टानें थी, चट्टानें कैसी थी बेटा, मुलायम थी। कैसी थी, मुलायम थी। तो मुलायम चट्टानों को क्या किया, इसने काट दिया। पर अब जब इसके निचले स्थल पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ चट्टानें कैसी मिल रही हैं, कह सकते हो यहाँ कठोर चट्टानें मिल रही हैं। क्या कर रही हैं, कठोर चट्टानें। और जब कठोर चट्टानें मिली तो इन कठोर चट्टानों का धीरे धीरे ऊपरी वाले हिस्सा का क्या हुआ, घिसना चालू हुआ, क्योंकि जितना तेज ऊपर काटे उतना तेज नीचे काट नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे इसका क्या होगा बेटा, अपर्दन होगा। जब अपर्दन होगा तो अपर्दन होने का बेटा ना, यहाँ पे ऐसे ही घाटी बन जाएगी, नीचे और थोड़ा सा अपर्दन होगा तो घिस के और नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए बेटा कई बार कहा जाता है कि जब इसमें अध्यारोपित अपवाह प्रणाली होगा तो इसमें क्या होगा, घाटियों में क्या मिलेगा बेटा, घाटी का निर्माण होगा। घाटी में, घाटी का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ से आएंगे तो ऊपर वाले भाग धीरे धीरे कटेगा, तो एक बैली तो बनी थी, उसी नीचे क्या होगी, एक बैली और बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपका चंबल हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गई, बनास हो गई, हडसन रिवर हो गई, अमेरिका कनेक्टिंग नदी होगी, ये सभी क्या करती है, घाटियों के अंदर घाटी का निर्माण करती हैं। इससे क्वेश्चन आ जाएगा प्री में ही कि घाटियों के अंदर घाटी का निर्माण करने वाले इसमें से प्रमुख नदियां में से कौन सी नदियां नहीं है। प्री के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। हमने तो खूब पढ़ा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है, उत्थान कहाँ से है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पानी गिराती है, कौन सहायक नदियां है, कौन सी बारिश मिलती है, कौन दाइश मिलती है, तो चलो कर लिया। पर जब ऐसे क्वेश्चन बनाती है तो अच्छे का फिर क्या होता है, माथा चक्रिया जाता है। और कैसे बने इसके पीछे रीजन भी पता चल रहा है। तो इसको चाहे तो आप लोग प्री के साथ भी, प्री में भी यूज करिए बेटा, इसके साथ इसको कहाँ यूज करिए, मैथ्स में भी यूज करिए। तो आपके पास कम से कम कंटेंट इतनी होनी चाहिए कि आपके शब्द के भरमार हो कि आप लिख पाए। नहीं सब बताने का ऑनलाइन यूट्यूब पर डायरेक्ट ऐसे आकर ये सभी चीज़ें जब भी पढ़ाई जाती हैं, या तो पैड क्लासेस होती है अंदर, उसी क्लास में पढ़ाई जाती है। ऐसे ऑन यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कहीं जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ओपन प्लेटफॉर्म पे बेटा। चलिए हो गया। चलिए अब डालेंगे आप लोग अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न, हेडी बनाएंगे अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। बोले बच्चे, लिखेंगे किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामितीय, किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामिति
आकृति तथा सरिताओं की ज्यामितियों की आकृति तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यह अपने बहाव क्षेत्र अपने बहाव क्षेत्र में नदी के स्थलाकृति ढाल अपक्षय और अपर्दन के लिए विभिन्न प्रतिरोधी चट्टानों के स्वरूप जलवायु, जली परिवर्तनशीलता और भूपरिदृश्य के संरचनात्मक नियंत्रण द्वारा निर्धारित होता है। अपवाह प्रतिरूप निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नंबर डालेंगे बेटा दुमाकृति। दुमाकृति किसी को बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप या तो बोलते हैं दुमाकृति प्रतिरूप, जिसको बोलते हैं डेंट्रिक पैटर्न। चलें बोले इसका भी लिखेंगे। वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। यह ग्रेनाइट चट्टानों वाली क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होती है। ऐसे समझिए बेटा इसके बारे में। जैसे ये मान लो इसका क्या हो गया बेटा मुख्य नदी, ये क्या है, इसका है उद्गम स्थल। क्या है?
ये है उद्गम, उद्गम स्थल है। और अब ये नदियां ऐसे नीचे जा रही हैं, अब जा रही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या है बेटा, ये यहाँ पे क्या है, इसका मुहाना है, क्या है, मुहाना है। तो ये क्या हो, इसके बहुत सारे ऐसे सहायक नदी आपस में क्या हो, जुड़े हों। कौन है भाई? इस तरीके से इसमें क्या हो, कई सारी नदियां क्या हो, जुड़ी हो। और जब जुड़ी हो तो अब ये 21 क्षेत्र में ऐसे संरचनाएं पाई जाएंगी सहायक नदियों का, जहां पे क्या हो, क्या मिलेंगे आपको, ग्रेनाइट चट्टाने मुख्यतः देखने को जो मिलता है। और देखेंगे भारत की जो सभी नदियां लगभग ना इसी संरचना का निर्माण करती हैं। अगर आपसे कहूँ भारत की जो नदियां आप देखेंगे तो उनमें देखेंगे ऐसे एक मुख्य नदी होगी, उसमें कई सारी सहायक नदियां क्या होंगी, जुड़ी होंगी। सर हाँ, क्यों बस ग्रेनाइट चट्टानों के पास ही पाए जाएंगे? मतलब देखो ग्रेनाइट, मतलब ये ग्रेनाइट चट्टाने कह रहा है ना, क्योंकि ये देखो अगर ग्रेनाइट चट्टाने है, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टाने कैसी होती है, हार्डनेस होती है, तो ये बहुत ज्यादा उसको काट तो पाएंगी नहीं, जो जहां से भरी वहीं फैलेगी। पर अगर जैसे अगर कहीं पे अगर अवसादी चट्टानें पाई जा रही हैं, परतदार चट्टानें पाई जा रही हैं, तो नदियां उसे काट कर मैदानी क्षेत्र में क्या करेंगी, फैला देंगी, क्योंकि ऊपर चट्टानें कैसी होंगी, मुलायम होंगी, और जो ग्रेनाइट चट्टानें होंगी कैसे होंगी, हार्ड होंगी, तो उनका अपरदन करना, उसका अपक्षय करना क्या होगा, कठिन होगा। मतलब हमारे भारत में ज्यादा और ज्यादा ज्यादा नदियां देखेंगे तो मैक्सिमम इसी का अनुसरण करती हैं। हाँ, तो कह सकते बेटा भारत में, भारत में लगभग लगभग सभी नदियां इसी का अनुसरण करती हैं। बाद में सभी नदियां किसका अनुसरण करती है बेटा, बाद में सभी नदियां इसी का अनुसरण करती हैं। ठीक है, अब डालेंगे समांतर प्रतिरूप। कोई बात नहीं, समांतर प्रतिरूप। समांतर प्रतिरूप, पैरेलल पैटर्न ना। लिखेंगे नदियां काफी हद तक, नदियां काफी हद तक, नदियां काफी हद तक एक दूसरे के समांतर बहती हैं। नदियां काफी हद तक एक दूसरे के समांतर बहती हैं। नदियां काफी हद तक एक दूसरे के समांतर बहती हैं, समांतर बहती हैं। इसका विकास, इसका विकास, इसका विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होती है। अब डालेंगे जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप, डालेंगे जालीनुमा प्रतिरूप। इसे बोलते हैं बेटा ट्रिल्स बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रिल्स, ट्रिल्स पैटर्न, ट्रिल्स पैटर्न। ट्रिल्स पैटर्न लिखेंगे मुख्य नदियां एक दूसरे के, मुख्य नदियां एक दूसरे के, मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर, मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर तथा सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं। सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं
समकोण पर मिलती हैं तो उन्हें जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। और डालेंगे आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप। ठीक, इसको लिख। अब जाहिर सी बात है जो नदियाँ जिसको बहेंगे ना, जैसे मान लो ये नदी है ना, एक नदी बही, अब कोई इससे आए ना, जब भी ये काटे इस तरीके से काटे, मतलब जब इसको मिलाओ तो ये कैसा बने, एक आयतन जैसा मिल जाए, स्ट्रक्चर बने। जैसे नदी ऐसे यहाँ से प्रवाहित हो रही है, एक नदी यहाँ पे आके मिल गई, एक नदी यहाँ पे आके मिल गई, एक नदी यहाँ आके मिल गई, तो जब इनके बीच में आप खींचने की कोशिश करोगे तो सब क्या निकल के आएगा, आयतन ही तो निकलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसी को बात बता रहा हूँ। लिखेंगे देखेंगे सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ मुख्य नदियों से, सहायक नदियाँ मुख्य नदियों से समकोण पर, समकोण पर मिलती हैं। समकोण पर मिलती हैं। देखिए अब डालेंगे बेटा अपकेंद्री। क्या डालेंगे? अपकेंद्री, या फिर इसी को बोलते हैं, भाई पढ़ाने दे यार, काहे परेशान कर रहा है। अरि प्रतिरूप। अरि प्रतिरूप जरा समझो ये होता क्या बच्चे। जैसे अब हमारे पास कोई है, चलिए जैसे मान लो ये क्या है, एक स्थल है। अब ये कैसा है, उद्गम स्थल है। क्या बच्चे है? तो कोई ऐसी उच्च भूमि क्षेत्र जहां से कई सारी नदियां क्या हो, निकलती हो। जैसे इधर से एक नदी निकल गई, एक इधर से नदी निकल गई, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई। जैसे आप देखेंगे, अगर याद आ रहा हो आपको, सॉरी नहीं, जल विभाजक नहीं है बच्चे। ये कैसा है, ऐसे समझो कि अगर आपको याद होगा तो ये क्या है, मान लो अमरकंटक। अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी किस पे थी? हाँ, मैकाल श्रेणी पे थी। मैकाल श्रेणी। अब जरा बताओ, यहाँ से क्या निकली? नर्मदा। यहाँ से क्या निकली? तापी निकली। यहाँ से कौन सी निकली? सोन निकली। इधर से कौन सी निकली? महानदी। यहाँ से कौन सी निकली? इंद्रावती। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? गोदावरी। गोदावरी। तो ये नदी, जब कोई एक स्थल से कई नदियां कई सारे क्षेत्रों में निकले, और जाहिर सी बात है जब निकलेंगी तो इसके साथ इनकी सहायक नदियां भी जुड़ जाएंगी इनके साथ। कई सारे सहायक नदियां, तो ऐसी एक जाननुमा संरचना बन जाएगी ना। तो इसी संरचना को हम लोग अपकेंद्रीय अरि प्रतिरूप कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपको अमरकंटक का मिल जाएगा, ठीक है, तो नोट डाउन करिए, इसी बात को सेंटेंस में लिख लीजिए फट से। हाँ, वैसे भी मैं लिखवाता कम हो, तो कम से कम लिखने का मौका एक दो दिन से मिला है, तो लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड आ जाए हाथों में। क्योंकि आप लोग को उत्तर लेखन लिखने में कम से कम, एक उत्तर लिखने में कम से कम आप लोग 4 से 5 मिनट में लिख लेते हैं ना। और 4 से 5 मिनट में क्या करना है, बस आपको वहाँ पे यूनिट हटा देना है। नहीं, आप एक आंसर राइटिंग 4 से 5 मिनट में कर लेते हैं, और बस वहाँ मिनट की जगह पे यूनिट हटा के, कि बस वहाँ क्या कर देना है, यस कर देना, हावर्स। अब आप लोग एक उत्तर लेखन करने में आपको 4 से 5 घंटे डाटा कलेक्शन करने में सब कुछ लग जाते हैं। नहीं, उत्तर लेखन डेली करेंगे तो फायदा आपके लिए होगा। लिखेंगे आप, रिजल्ट हमें मिलेगा ना, समझ रहे हैं? इसलिए कम से कम अपने लिए नहीं करिए तो मेरे लिए करिए। चलिए बताइए, उसमें क्या कहता है ना, कौन सी मूवी थी, 12th फेल, क्या नाम था, मनोज,
और हीरोइन की क्या नाम था जो एक्ट्रेस थी, श्रद्धा। तो क्या बोलती है श्रद्धा, एक बार मुझे तुम क्या बोल दो, आई लव यू, तो मैं पूरी दुनिया पढ़ दूंगा। हाँ, और तोरे सबके जीवन में ऐसा कोनो ऑप्शन नहीं रही बा। हाँ, हमने माई बाबू हमने पलट नहीं ये माए बाबू पलटे से पहले तो सबके तो हम पलट देबे। लेकिन डंडा पहले मार मार तो सबके कीमा ही हम बनाए देब। ठीक बा, माई बाबू तो बाद में ही। अब जानते हैं मेरा नेटवर्क बड़ी खतरनाक है, तुरंत रेडार में आप लोग आ जाएंगे। चल, तुरंत तुरंत 5 मिनट में। ये सब पलट कहाँ जा रहा है जी? ये कौन कर रहा है दिमाग खराब मेरा? चलिए लिखेंगे अब केंद्रीय प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से, किसी केंद्रीय स्थान से, किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का प्रवाह, नदियों का प्रवाह, नदियों का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है, विभिन्न दिशाओं में होता है, विभिन्न दिशाओं में होता है। यह प्रतिरूप, यह प्रतिरूप ज्वालामुखी या, यह प्रतिरूप ज्वालामुखी या, ज्वालामुखी या गुंबदी क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्वालामुखी या गुंबदी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस संरचना को आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए, अब डालेंगे अभिकेंद्री प्रतिरूप, अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसे भी सेंटेंस, अब देखिए अपकेंद्री अभिकेंद्री। अब अपकेंद्री मतलब क्या होता है? जो बाहर निकले। अभिकेंद्री किसे कह देंगे? जो क्या होगा एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए इस सब का मुहाना, ये क्या है बेटा? अब मुहाना बना लो। क्या है ये? मुहाना है। अब ये इसका क्या है? उद्गम है। ये भी क्या है? उद्गम है। ये भी क्या है? उद्गम है, उद्गम। अब यहां से नदियां जो हो रही है वो सब इस क्षेत्र में आ रही हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री प्रतिरूप। समझ रहे हैं? जब नदियां एक स्थल से निकल के चारों तरफ जा रही हैं तो क्या बोलेगा? अपकेंद्री। और जब नदियां एक क्षेत्र में आ रही है तो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री। समझ रहे? तो लिखेंगे सेंटेंस विषय फट से ले लीजिए। इस अपवाह प्रतिरूप में, इस अपवाह प्रतिरूप में, इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां चारों ओर, इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां चारों ओर की भूमि से, चारों ओर की भूमि से बहती हुई, बहती हुई मध्य में, मध्य में आती हैं, जहां, जहां झील या सागर पाए जाते हैं, जहां झील या सागर पाए जाते हैं, जहां झील या सागर पाए जाते हैं। ठीक है? बंगाल खाड़ी और अवसर ये होगा। चारों तरफ से नदी आ रही है ना। अब डालेंगे एनुलर पैटर्न। अब डालेंगे एनुलर पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं वलयाकार, वलयाकार। इसे बोलते हैं वलयाकार प्रतिरूप। हेलो, हाँ, कहाँ से?
लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब डालेंगे वलयाकार प्रतिरूप। सहायक नदियां मुख्य नदियों में मिलने से पहले, सहायक नदियां मुख्य नदियों में मिलने से पहले, सहायक नदियां मुख्य नदियों में मिलने से पहले चापाकार मार्ग, चापाकार मार्ग, चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं, मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से गुम्बदाकार, मुख्य रूप से गुम्बदाकार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से गुम्बदाकार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक डालेंगे बेटा कंटकी प्रतिरूप, कंटकी प्रतिरूप। अब बच्चे बारबेड पैटर्न। अब नदियां हैं, कई सारी संरचना का निर्माण कर रही हैं, तो क्या कर सकते हैं? इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए, बहुत है। यह सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये सीता अपहरण वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह सरिता, सरिता सीता नहीं भाई, सीता का अपहरण क्यों करवा रहे हो? नहीं तो गलती से निकल गया होगा, सीता का नाम आ गया होगा क्योंकि आज रात में मैंने रामचरितमानस सुना भी था ना, आज मैं यही सुन भी रहा था। हाँ, तो इसी चीज को सुन रहा था, तो इसी से हुआ है, चलेगा। तो अब आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, अपवाह प्रतिरूप को समझाइए। बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख लीजिए, अपवाह प्रतिरूप को समझाइए। कितने शब्दों में लिखाना है बेटा आपको? 200 वर्ड, 250 वर्ड में। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अपवाह प्रतिरूप यहाँ पढ़ लिया, अपवाह तंत्र भी पढ़ लिया, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हिमालय नदियाँ और तथा प्रायद्वीप नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।